नमस्कार दोस्तों। कहानी और बातें विद मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विश्व साहित्य की डरावनी और मशहूर क्लासिक कहानियों में से एक डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स की लिखी द मंकीज पॉ यानी बंदर का पंजा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपनी इच्छाओं से सावधान रहें, क्या पता वे पूरी हो जाएं। डब्ल्यू डब्ल्यू जेकब्स। बाहर रात बेहद ठंडी और तूफानी थी, लेकिन लेबनर विला की छोटी सी बैठक में पर्दे गिरे हुए थे और अंगीठी में आग तेजी से सुलग रही थी। पिता और पुत्र शतरंज खेल रहे थे। पिता जोखिम भरे दांव खेलने के शौकीन थे और अपने राजा को ऐसी खतरनाक स्थितियों में डाल रहे थे कि पास ही बैठी सफेद बालों वाली वृद्ध महिला भी उन्हें टोके बिना न रह सकी। मिस्टर वाइट ने कहा, जरा हवा की आवाज तो सुनो। अपनी एक बड़ी गलती का एहसास देर से होने पर वे अपने बेटे का ध्यान भटकाना चाहते थे। बेटे ने बोर्ड को ध्यान से देखते हुए कहा, सुन रहा हूं, चेक। पिता ने हाथ हवा में रोकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता वह आज रात आएगा। बेटे ने जवाब दिया, शह और मात। मिस्टर वाइट अचानक झुंझला कर चिल्लाए, इतनी दूर रहने का यही तो नुकसान है। रहने के लिए इससे बुरी, कीचड़ भरी और अलग थलग जगह कोई हो ही नहीं सकती। रास्ता दलदल बन चुका है और सड़क पर बाढ़ आई हुई है। समझ नहीं आता लोग क्या सोचकर शहर बनाते हैं। शायद सड़क पर सिर्फ 2 ही मकान किराए पर उठे हैं, इसीलिए किसी को परवाह ही नहीं है। उनकी पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद अगली बार आप बाजी जीत जाएं। मिस्टर वाइट ने चौंक कर देखा और माँ बेटे के बीच की चोर नजरों की समझबूझ पकड़ ली। उनके शब्द होंठों पर ही सिमट कर रह गए और उन्हें अपनी पतली बूढ़ी दाढ़ी के पीछे एक हल्की मुस्कान छिपा ली। हर्बर्ट वाइट ने कहा, लीजिए वे आ गए। तभी बाहर का फाटक जोर से बंद हुआ और भारी कदमों की आहट दरवाजे की ओर बढ़ी। बूढ़े मिस्टर वाइट मेहमान नवाजी में तेजी से उठे और दरवाजा खोला। वे नए मेहमान का हालचाल पूछ रहे थे। मेहमान भी अपनी राह की तकलीफें बता रहा था। मिसेस वाइट ने मुस्कुराते हुए हल्के से खांसा। मिस्टर वाइट एक लंबे चौड़े लाल चेहरे और चमकीली आंखों वाले व्यक्ति के साथ कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने परिचय कराया, ये सार्जेंट मेजर मॉरिस है। सार्जेंट मेजर ने हाथ मिलाया और आग के पास दी गई कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने संतुष्ट होकर देखा कि मेजबान ने विस्की निकाली और तांबे की केतली को आगे आग पर चढ़ा दिया। तीसरे पैक तक उनकी आंखें चमकने लगी और वे बातें करने लगे। वह छोटा सा परिवार दूर दराज के देशों से आए इस मेहमान की बातें बड़े चाव से सुन रहा था। मॉरिस ने अपनी चौड़ी छाती तान कर भयानक दृश्यों, वीरता के कारनामों, युद्धों, महामारियों और अजीबोगरीब लोगों के बारे में बताना शुरू किया। मिस्टर वाइट ने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखते हुए कहा, 21 साल बीत गए। जब यह गया था तब एक दुकान में दुबला पतला सा लड़का था और अब इसे देखो। मिसेस वाइट ने शिष्टता से कहा, ऐसा नहीं लगता कि इन्हें कोई खास नुकसान पहुंचा है। बूढ़े मिस्टर वाइट ने कहा, मेरा भी मन करता है कि एक बार भारत जाऊं, बस ऐसे ही जरा घूम फिर कर देखने के लिए। सार्जेंट मेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, आप जहां हैं वहीं ठीक है। उन्होंने खाली ग्लास नीचे रखा और एक ठंडी सांस ली। बूढ़े आदमी ने पूछा, मैं वे पुराने मंदिर, साधु संत और जादूगर देखना चाहता हूँ। अच्छा मॉरिस, उस दिन तुम मुझे बंदर के पंजे या ऐसी ही किसी चीज के बारे में कुछ बता रहे थे, वह क्या था? सैनिक ने जल्दबाजी में कहा, कुछ नहीं, कम से कम ऐसा कुछ नहीं जो सुनने लायक हो। मिस्टर वाइट ने उत्सुकता से पूछा, बंदर का पंजा? सार्जेंट मेजर ने लापरवाही से कहा, अच्छा वह, उसे आप एक तरह का जादू कह सकते हैं। तीनों सुनने वाले उत्सुकता से आगे झुक गए। मेहमान ने अनजाने में खाली गिलास होठों से लगाया और फिर रख दिया।
मेजबान ने उनका गिलास दोबारा भर दिया। सार्जेंट मेजर ने अपनी जेब टटोलते हुए कहा, देखने में तो यह एक मामूली सा सुखाया हुआ छोटा सा पंजा है। उन्होंने जेब से कुछ निकाला और आगे बढ़ाया। मिसेस वाइट मुंह बना के पीछे हट गईं, लेकिन उनके बेटे ने उसे हाथ में लेकर उत्सुकता से देखा। मिस्टर वाइट ने बेटे के हाथ से पंजा लेते हुए पूछा और निरीक्षण करने के बाद उसे मेज पे रख दिया। और इसमें खास क्या है? इस पर एक पुराने फकीर ने तंत्र मंत्र किया था, सार्जेंट मेजर ने कहा। वह एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। वे साबित करना चाहते थे कि किस्मत ही इंसानों की जिंदगी तय करती है और जो कोई उसमें दखल देने की कोशिश करता है उसे दुख ही मिलता है। उन्होंने इस पर ऐसा मंत्र फूंका था कि 3 अलग अलग आदमी इससे 3-3 इच्छाएं मांग सकते थे। उनके बात का अंदाज इतना गंभीर था कि तीनों श्रोताओं को एहसास हुआ कि उनकी हल्की सी हंसी माहौल के खिलाफ लगेगी। हर्बर्ट ने होशियारी से पूछा, तो फिर आपने अपनी 3 इच्छाएं क्यों नहीं मांग ली? सैनिक ने उसे देखा जिसे ढलती उम्र के लोग गुस्ताख युवाओं को देखते हैं। मैं मांग चुका हूं, उन्होंने शांति से कहा और उनका चेहरा लाल पड़ गया। मिसेस वाइट ने पूछा, और क्या सचमुच आपकी तीनों इच्छाएं पूरी हुई? सार्जेंट मेजर ने कहा और उनका गिलास उनके दांतों से टकराया। हाँ, हुई। और क्या किसी और ने भी इच्छा मांगी? बूढ़ी महिला ने बात जारी रखी। पहले आदमी ने अपनी 3 इच्छाएं मांगी थीं, जवाब मिला। मुझे नहीं पता कि उसकी पहली 2 इच्छाएं क्या थीं, लेकिन तीसरी इच्छा मौत की थी। उसके बाद यह पंजा मुझे मिला। उनकी आवाज इतनी गंभीर थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर आप अपनी तीनों इच्छाएं मांग चुके हैं तो अब यह आपके किसी काम का नहीं है, मॉरिस, बूढ़े मिस्टर वाइट ने आखिरकार कहा। फिर आप इसे अपने पास क्यों रखे हुए हैं? सैनिक ने सिर हिलाया। बस एक वहम समझ लीजिए। और उसने धीरे से कहा, मेरा इरादा इसे बेचने का था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बेचूंगा। यह पहले ही मुझे काफी नुकसान पहुंचा चुका है। वैसे भी लोग इसे खरीदेंगे नहीं। कुछ लोग इसे परी कहानियां समझते हैं और विश्वास नहीं करते। पहले इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं और बाद में पैसे देना चाहते हैं। अगर आपको 3 इच्छाएं और मांगने का मौका मिले, मिस्टर वाइट ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तो आप क्या मांगेंगे? उसने कहा, मुझे नहीं पता, सच मुझे नहीं पता। उसने पंजे को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और अचानक उसे दहकती आग में फेंक दिया। मिस्टर वाइट ने एक हल्की सी चीख के साथ छलांग लगाई और उसे आग से बाहर खींच लिया। सैनिक ने गंभीरता से कहा, इसे जल जाने दो, यही बेहतर होगा। मिस्टर वाइट ने कहा, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए मॉरिस, तो मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगा, उनके दोस्त ने जिद करते हुए कहा। मैंने इसे आग में फेंक दिया था। अगर तुम इसे रखना चाहते हो तो जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम मुझे दोष मत देना। एक समझदार इंसान की तरह इसे वापस आग में फेंक दो। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया और पंजे को ध्यान से देखा। इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसे अपने दाहिने हाथ में उठाओ और जोर से अपनी इच्छा मांगो, सार्जेंट मेजर ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें इसके नतीजों से आगाह कर रहा हूं। यह तो अलिफ लैला की कहानी जैसा है, मिसेज वाइट ने उठते हुए और खाना लगाते हुए कहा। क्या आप मेरे लिए हाथों की 4 जोड़ियों की इच्छा नहीं मांग सकते? उनके पति ने जेब से वह पंजा निकाला और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी सार्जेंट मेजर ने घबराकर उनका हाथ पकड़ लिया। उसने भारी आवाज में कहा, अगर इच्छा मांगनी ही है तो किसी समझदारी भरी चीज की मांगना। मिस्टर वाइट ने उसे वापस जेब में डाल लिया और कुर्सियां खिसकाकर अपने दोस्त को खाने की मेज पर बुलाया। रात के खाने के दौरान वह पंजा लगभग भूल ही गए और बाद में तीनों सैनिक की भारत की कहानियों को मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। हर्बर्ट ने मेहमान के जाने के बाद कहा,
अगर बंदर के पंजे की कहानी भी उतनी ही सच्ची है जितनी कि इनकी बाकी कहानियां, तो हमें इससे कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। मिसेज वाइट ने पति की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, क्या आपने इसके लिए उन्हें कुछ दिया? बहुत थोड़ा सा। वह लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दिया और उसने मुझे फिर से इसे फेंक देने को कहा। उन्होंने थोड़ा झेपते हुए जवाब दिया। हर्बर्ट ने मजाकिया डर दिखाते हुए कहा, जाहिर है, क्यों भाई, हम अमीर हैं, मशहूर हैं और खुशहाल हैं। पिताजी, सबसे पहले शहंशाह बनने की इच्छा मांगिए ताकि माँ आपको डांट ना सके। वह मेज के चारों ओर भागा और मिसेस वाइट उसके पीछे कपड़ा लेकर दौड़ी। मिस्टर वाइट ने जेब से पंजा निकाला और अनमने मन से उसे देखा। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मांगूं, और उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हर्बर्ट ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर आप घर का कर्ज चुका दें तो आप पूरी तरह खुश हो जाएंगे, है ना? तो फिर 200 पाउंड की इच्छा मांगिए, उतने में काम हो जाएगा। अपने उसके पिता अपने ही विश्वास पर शर्मिंदा होकर मुस्कुराए और उन्होंने पंजे को ऊपर उठाया। उनका बेटा माँ को आंख मारते हुए पियानो पर बैठा और गंभीर भाव से कुछ धुनें बजाने लगा। बूढ़े आदमी ने साफ आवाज में कहा, मैं 200 पाउंड की इच्छा मांगता हूं। उनके शब्दों के साथ ही पियानो से एक भयानक आवाज गूंजी, जिसके तुरंत बाद बूढ़े आदमी की एक कपकपाती चीख सुनाई दी। उनकी पत्नी और बेटा दौड़कर उनके पास गए। वे फर्श पे पड़ी उस चीज को घृणा से देखते हुए चिल्लाए, यह हिला। जैसे ही मैंने इच्छा मांगी, यह मेरे हाथ में सांप की तरह ऐंठ गया। बेटे ने उसे उठाकर मेज पे रखते हुए कहा, खैर, मुझे तो कहीं पैसे नजर नहीं आ रहे, और शर्त लगा दो, कभी दिखेंगे भी नहीं। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, यह सिर्फ आपका वहम होगा। उन्होंने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे जरा डरा जरूर दिया। वे वापस आग के पास बैठ गए और दोनों पुरुषों ने अपनी पाइप पूरी की। बाहर हवा पहले से भी तेज हो चुकी थी और ऊपर के कमरे का दरवाजा खटखटाने पर बूढ़ा आदमी घबरा गया। तीनों पर एक अजीब और उदास कर देने वाली खामोशी छा गई, जो तब तक रही जब तक कि वे सोने के लिए अपने कमरे में नहीं चले गए। मुझे लगता है कि आपको 200 पाउंड आपके बिस्तर के बीचों बीच एक बड़ी सी थैली में बंधे मिलेंगे, हर्बर्ट ने शुभ रात्रि कहते हुए कहा, और कोई भयानक चीज आपकी अलमारी के ऊपर बैठकर आपको गैर कानूनी कमाई गिनते हुए देख रही होगी। वह अंधेरे में अकेला बैठा बुझती हुई आग को घूरता रहा, जिसमें उसे चेहरा दिखाई दे रहा था। आखिर चेहरा इतना भयानक और बंदर जैसा था कि वह हैरानी से उसे देखता ही रह गया। वह चेहरा इतना साफ हो गया कि उसने एक घबराई हुई हंसी के साथ मेज पे रखे पानी के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि आग पर छिड़क सके। उसका हाथ बंदर के पंजे पे पड़ा और एक सिहरन के साथ उसने अपने हाथ को कोट से पोंछा और सोने के लिए ऊपर चला गया। अगली सुबह जब खिड़की से धूप नाश्ते की मेज पर आ रही थी, तो वह अपने रात के डर पर हंस पड़ा। कमरे में एक आम और स्वस्थ माहौल था, जो बीती रात गायब था। वह गंदा सूखा हुआ छोटा सा पंजा अलमारी पर ऐसे लापरवाही से फेंका पड़ा था, जैसे किसी को उसकी शक्तियों पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। मिसेस वाइट ने कहा, मुझे लगता है कि सभी पुराने सैनिक एक जैसे ही होते हैं। सोचो तो सही, हम कैसी बकवास सुन रहे थे। आजकल के जमाने में इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? और अगर हो भी जाएं, तो 200 पाउंड से आपका क्या नुकसान हो सकता है? मजाकिया हबर्ट ने कहा, हो सकता है आसमान से सीधे उनके सिर पर आ गिरे। पिता ने कहा,
मॉरिस ने कहा था कि घटनाएं इतनी स्वाभाविक रूप से घटती हैं कि अगर आप चाहें तो उसे महज एक इत्तेफाक मान सकते हैं। हर्बर्ट ने मेज से उठते हुए कहा, खैर, मेरे वापस आने से पहले पैसे खर्च मत कर देना। मुझे डर है कि यह आपको एक लालची और कंजूस आदमी न बना दें और हमें आपको बेदखल करना पड़े। उसकी माँ हंसी और दरवाजे तक उसके पीछे गई। उसे सड़क पर जाते हुए देखा। मेज पर लौटकर वे अपने पति के भोलेपन पर हंसती रही। हालांकि डाकिये की दस्तक सुनते ही वह खुद दरवाजे की तरफ भागी। जब लिफाफे में दर्जी का बिल निकला तो उन्होंने पियक्कड़ सार्जेंट मेजर को मन ही मन कुछ खरी खोटी सुनाई। उन्होंने दोपहर के खाने पर कहा, मुझे लगता है कि शाम को घर लौटने पर हर्बर्ट इस बात पर और मजाक उड़ाएगा। हाँ शायद, मिस्टर वाइट ने बियर डालते हुए कहा, लेकिन फिर भी वह चीज मेरे हाथ में हिली थी। मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ। आपको ऐसा लगा होगा, बूढ़ी औरत ने उन्हें बहलाते हुए कहा। उन्होंने जवाब दिया, मैं कहता हूं कि वह हिली थी, लगने की बात नहीं है। मैं तो बस बात क्या है? उनकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बाहर एक आदमी की अजीब हरकतों को देख रही थी। वह अनमने ढंग से घर की तरफ देख रहा था, मानो अंदर आने की हिम्मत जुटा रहा हो। 200 पाउंड के ख्याल से मिसेस वाइट ने गौर किया कि वह अजनबी अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसने नई चमकीली रेशमी टोपी पहन रखी थी। 3 बार वह फाटक पर रुका और फिर आगे बढ़ गया। चौथी बार वह फाटक पर हाथ रखकर खड़ा रहा और फिर अचानक फैसला करके उसने फाटक खोला और रास्ते पर आगे बढ़ा। मिसेस वाइट ने तुरंत अपने हाथ पीछे किए और जल्दी से उस अपने एप्रन की डोरियां खोलकर उसे कुर्सी के गद्दे के नीचे छिपा दिया। वे उस अजनबी को अंदर ले आईं जो काफी हिचकिचा रहा था। वह उन्हें तिरछी नजरों से देख रहा था और बूढ़ी औरत की बातों को अनसुना कर रहा था, जो कमरे की हालत और अपने पति के पुराने कोट के लिए माफी मांग रही थी। वे सब्र से उसके बोलने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह शुरुआत में अजीब तरह से चुप रहा। उसने आखिरकार कहा, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था, और झुककर अपनी पतलून से धागे का एक टुकड़ा हटाया। मैं मॉर एंड मैगिस कंपनी से आया हूँ। बूढ़ी औरत चौंक गई। उन्होंने हाफते हुए पूछा, क्या कोई गड़बड़ है? क्या हर्बर्ट को कुछ हुआ है? क्या बात है? क्या हुआ है? पति ने बीच में टोका, अरे शांत रहो। उन्होंने जल्दी से कहा, बैठ जाओ और किसी नतीजे पर मत पहुंचो। मुझे यकीन है श्रीमान आप कोई बुरी खबर नहीं लाए हैं। और वे उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। अजनबी ने कहा, मुझे खेद है। माँ ने बदहवास होकर पूछा, क्या वे जख्मी है? अजनबी ने सिर झुकाकर हाँ कहा, गंभीर रूप से जख्मी। उसने धीरे से कहा, लेकिन अब उसे कोई दर्द नहीं हो रहा। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओह भगवान का शुक्र है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वे अचानक रुक गईं। उस बात का भयानक मतलब उनके दिमाग में कौंध गया। अजनबी के झुके हुए चेहरे को देखकर उनके डर की पुष्टि हो चुकी थी। उनकी सांस अटक गई और उन्होंने अपने पति का कांपता हुआ हाथ पकड़ लिया और कमरे में लंबा सन्नाटा छा गया। वह मशीन में फंस गया था। अजनबी ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, मशीन में फंस गया था? मिस्टर वाइट ने सुन्न होकर दोहराया, हाँ। वे खिड़की के बाहर घूरते रहे और अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसी तरह दबाया जैसे 40 साल पहले अपनी जवानी के दिनों में दबाया करते थे। उन्होंने अजनबी की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, वही तो हमारा एक सहारा बचा था। ये बहुत कठिन है। अजनबी ने खांसा और उठकर धीरे धीरे खिड़की की तरफ चला गया। हमारी कंपनी आपके इस महान दुख में अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। कृपया समझें कि मैं केवल उनका कर्मचारी हूँ और आदेशों का पालन कर रहा हूँ।
कोई जवाब नहीं आया। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी थीं और पति के चेहरे पर वही भाव थे जो उनका दोस्त सार्जेंट पहली बार युद्ध के मैदान में ले गया था। मुझे ये कहने के लिए कहा गया है कि मॉर एंड मैगिस कंपनी इसमें अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानती। वे किसी भी कानूनी हर्जाने को खारिज करते हैं, लेकिन आपके बेटे की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वे आपको मुआवजे के रूप में एक तय रकम देना चाहते हैं। अजनबी ने अपनी बात कही। मिस्टर वाइट ने अपने पत्नी का हाथ छोड़ दिया और खड़े होकर अजनबी को खौफनाक नजरों से देखने लगे। उनके सूखे होठों से शब्द निकला, कितने? 200 पाउंड, जवाब मिला। अपनी पत्नी की चीख से बेखबर बुढ़े आदमी ने एक हल्की सी दुखद मुस्कान बिखेरी, एक अंधे इंसान की तरह हाथ आगे बढ़ाए और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। लगभग 2 मील दूर बने विशाल नए कब्रिस्तान में उन बूढ़े माता पिता ने अपने बेटे को दफन किया और सन्नाटे व उदासी से घिरे उस खाली घर में वापस लौट आए। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि शुरुआत में वे इस पर विश्वास ही नहीं कर पाए। वे एक आस में रहे जैसे कुछ और होने वाला है, कुछ ऐसा जो उनके बूढ़े दिलों के इस भारी बोझ को हल्का कर देगा। लेकिन दिन बीतते गए और उम्मीदों ने लाचारी का रूप ले लिया। बूढ़े लोगों की वह हताश लाचारी जिसे कभी-कभी लोग बेपरवाही समझ लेते हैं। कभी-कभी उनके बीच एक शब्द भी नहीं बोला जाता, क्योंकि अब उनके पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था और उनके दिन नीरस और लंबे हो गए थे। लगभग 1 हफ्ते बाद रात में अचानक आंख खुलने पर बूढ़े आदमी ने हाथ बढ़ाया तो पाया कि वे अकेले थे। कमरे में अंधेरा था और खिड़की के पास से सिसकियों की आवाज आ रही थी। वे बिस्तर पर उठे और सुनने लगे। वापस आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरे बेटे को वहां और ज्यादा ठंड लग रही होगी, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर से रोने लगी। उनकी सिसकियों की आवाज धीमी होती गई। बिस्तर गर्म था और मिस्टर वाइट की आंखें नींद से भारी थी। वे ऊँघते रहे और फिर सो गए, जब तक कि उनकी पत्नी की एक अचानक उठी चीख ने उन्हें चौंका कर जगा नहीं दिया। वह पंजा! वह पागलों की तरह चिल्लाई, बंदर का पंजा! वे उठकर खड़े हुए। कहाँ है? कहाँ है? क्या हुआ? वह लड़खड़ाती हुई कमरे के पार उनकी तरफ आई। मुझे वह चाहिए। तुमने उसे नष्ट तो नहीं किया? उसने शांति से कहा। उन्होंने हैरान होकर जवाब दिया, वह नीचे बैठक में ताक पर रखा हुआ है। क्यों? वह रोने और हंसने लगी और झुककर उनके गाल को चूम लिया। मुझे अभी अभी इसका ख्याल आया। मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? तुमने क्यों नहीं सोचा? उसने बदहवास होकर कहा। किस बारे में सोचता? उन्होंने पूछा। बाकी 2 इच्छाओं के बारे में, उसने तेजी से जवाब दिया। हमने तो सिर्फ एक ही मांगी है। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्या वह काफी नहीं थी? नहीं, हम एक और इच्छा मांगेंगे। वह जीत के एहसास से चिल्लाई, नीचे जाओ और जल्दी से लेकर आओ और हमारे बच्चे को फिर से जिंदा करने की इच्छा मांगो। बूढ़ा आदमी बिस्तर पर बैठ गया और अपने कांपते पैरों से रजाई हटा दी। हे भगवान, तुम पागल हो गई हो, वे खौफ से चिल्लाए। वे हांफते हुए बोली, उसे लेकर आओ, जल्दी लाओ और इच्छा मांगो। पति ने माचिस जलाई और मोमबत्ती की रोशनी की। वापस बिस्तर पे जाओ, उन्होंने अविश्वास से कहा। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो, बूढ़ी औरत ने जुनून में कहा। हमारी पहली इच्छा पूरी हुई थी, दूसरी क्यों नहीं होगी? बूढ़ा आदमी तुतलाया। वह एक इत्तेफाक था। उसकी पत्नी उत्तेजना से कांपते हुए चिल्लाई, जाओ उसे लेकर आओ और इच्छा मांगो। बूढ़े आदमी ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं और इसके अलावा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे केवल उसके कपड़ों से पहचान सका था। अगर वह तब तुम्हारे देखने के लिए बहुत भयानक था, तो अब कैसा होगा? उसे वापस लाओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई और उन्हें दरवाजे की तरफ घसीटने लगी।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बच्चे से डरूंगी जिसे मैंने गोदी में पाला है? वे अंधेरे में नीचे गए और टटोलते हुए बैठक तक पहुंचे। ताक पर वह जादू मौजूद था। एक भयानक डर ने उन्हें जकड़ लिया कि कहीं उनके मुंह से निकली बिना सोची इच्छा उनके शक्त विक्षत बेटे को कमरे से भागने से पहले ही उनके सामने ना लाके खड़ा करे। उनकी सांस अटक गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दरवाजे की दिशा भूल चुके हैं। माथे पर ठंडे पसीने के साथ उन्होंने मेज के चारों ओर हाथ मारा और दीवार को टटोलते हुए गलियारे तक पहुंचे। वह मनहूस चीज उनके हाथ में थी। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो उनकी पत्नी का चेहरा भी बदला हुआ लग रहा था। वह पीला था और उसमें एक अजीब अप्राकृतिक उम्मीद थी। उन्हें अपनी पत्नी से डर लगने लगा। वह बुलंद आवाज में चिल्लाई, इच्छा मांगो। वे हकलाए, ये बेवकूफी है और पाप है। पत्नी ने दोहराया, इच्छा मांगो। उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैं अपने बेटे के वापस जिंदा होने की इच्छा मांगता हूं। वह पंजा फर्श पर गिर गया और वे डरकर उसे देखने लगे। फिर वे कांपते हुए एक कुर्सी पर गिर पड़े, जबकि बूढ़ी औरत जलती हुई आंखों से खिड़की के पास गई और पर्दा हटा दिया। वे तब तक बैठे रहे जब तक कि ठंड से उनका शरीर सुन्न न हो गया। वे बार बार खिड़की से बाहर झांकते अपनी पत्नी की आकृति को देख रहे थे। मोमबत्ती का आखिरी टुकड़ा बुझने की कगार पे था, जिससे छत और दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाच रही थी। फिर एक आखिरी फड़फड़ाहट के साथ वह बुझ गई। पंजे के काम न करने पर बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली और अपनी बिस्तर की तरफ रेंगने लगा। 1 मिनट बाद बूढ़ी औरत भी चुपचाप आकर उनके पास लेट गई। दोनों में से कोई नहीं बोला। वे बस घड़ी की टिक टिक सुनते रहे। एक सीढ़ी चरमराई और एक चूहा दीवार के पीछे शोर मचाता हुआ भागा। अंधेरा बहुत भारी था। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद मिस्टर वाइट ने माचिस की डिब्बी उठाई और मोमबत्ती लाने के लिए नीचे गए। सीढ़ियों के नीचे माचिस बुझ गई। उन्होंने दूसरी तीली जलाने के लिए हाथ रोका और ठीक उसी पल मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी और छिपकर की गई दस्तक हुई। माचिस उनके हाथ से छूटकर गलियारे में गिर गई। वे सांस रोके बिना हिले डुले खड़े रहे जब तक कि वह दस्तक दोबारा नहीं हुई। वे मुड़े और तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ भागे और दरवाजा बंद कर लिया। तीसरी दस्तक पूरे घर में गूंज उठी। बूढ़ी औरत चौंक कर उठी। वह क्या है? बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, एक चूहा सीढ़ियों पर मेरे पास से गुजरा था। अपनी पत्नी बिस्तर पर बैठकर सुनने लगी। एक जोरदार दस्तक पूरे घर में गूंजी। वह हर्बर्ट है। वह दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसके पति उससे पहले पहुंच गए और उसका हाथ पकड़कर उसे कसकर थाम लिया। वे रूंधे गले में फुसफुसाए, तुम ये क्या करने जा रही हो? वह मेरा बेटा है, वह हर्बर्ट है। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हुई चिल्लाई, मैं भूल गई थी कि वह 2 मील दूर था। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? छोड़ो मुझे दरवाजा खोलने दो। बूढ़ा आदमी कांपते हुए चिल्लाया, भगवान के लिए उसे अंदर मत आने दो। वह संघर्ष करते हुए चिल्लाई, तुम अपने बेटे से डर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं आ रही हूँ हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ। एक और दस्तक हुई और फिर एक और। बूढ़ी औरत ने एक झटके से खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। पति उसके पीछे सीढ़ियों तक गया और नीचे भागती हुई पत्नी से गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने जंजीर की खनक और सिटकनी के खुलने की भारी आवाज सुनी। फिर बूढ़ी औरत की हाफती हुई आवाज आई, ऊपर का बोल्ट, नीचे आओ, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, क्योंकि उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। लेकिन उसका पति फर्श पर घुटनों के बल बैठा पागलों की तरह पंजे को ढूंढ रहा था। अगर वह उस बाहर खड़ी उस चीज
कि अंदर आने से पहले उस पंजे को ढूंढ ले। दरवाजे पर दनादन दस्तकों की बौछार होने लगी। उन्होंने दरवाजे के पास रखी कुर्सी के खिसकने की आवाज सुनी। सिटकनी धीरे धीरे पीछे खिंच रही थी और ठीक उसी पल मिस्टर वाइट के हाथ में बंदर का पंजा आ गया। उन्होंने बदहवास होकर अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। दस्तक अचानक बंद हो गई, हालांकि उसकी गूंज अभी भी घर में मौजूद थी। उन्होंने कुर्सी को पीछे खिसकने और दरवाजे को खोलने की आवाज सुनी। एक ठंडी हवा का झोंका सीढ़ियों से ऊपर आया और उनकी पत्नी के मुंह से निराशा और दुख की एक लंबी चीख निकली। इस चीख ने बूढ़े आदमी को हिम्मत दी और वह नीचे अपनी पत्नी के पास भागे और फिर बाहर फाटक तक गए। सामने टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट एक शांत, खाली और सुनसान सड़क पर रोशनी डाल रही थी। दोस्तों, बंदर का पंजा हमें सिखाता है कि किस्मत से खिलवाड़ करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। कभी-कभी जिन चीजों को हम अपनी खुशियों की वजह समझते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। इसलिए कहा जाता है, अपनी इच्छाओं से सावधान रहें, क्या पता वे पूरी हो जाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहानी और बातें विद मेधा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेहतरीन कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई कहानी और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सुनते रहें कहानी और बातें विद मेधा।